गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, जिसके कुछ बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में एटसेट्रा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स। आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि शेयर्स हम किसे कहते हैं। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं, वो हर एक हिस्सा, हर एक भाग क्या कहलाता है? एक शेयर कहलाता है, अंश कहलाता है। अंश जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। हिंदी में हम कहेंगे साधारण अंश या समतांश, और प्रेफरेंस शेयर्स को कहा जाता है अधिमान या फिर पूर्वाधिकार अंश। अब इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहले इसे हम समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इन शेयर्स को प्रेफरेंस मिला हुआ है। अब प्रेफरेंस दो बात यहाँ पर आती है। प्रेफरेंस किस चीज़ का मिला हुआ है और किसके कंपैरिजन में इन्हें प्रेफरेंस मिला हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में इनको प्रेफरेंस मिला हुआ है। प्रेफरेंस किन चीज़ों का मिला हुआ है? तो दो चीज़ें, एक तो आती है डिविडेंड, लाभांश, और दूसरा आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन दो चीज़ों का प्रेफरेंस इन्हें मिला हुआ है। अब समझने की कोशिश करते हैं दोनों होते क्या। सबसे पहली बात आती है डिविडेंड की। हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि हमें वहाँ से कोई ना कोई रिटर्न मिले। अब अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, वहाँ से हमें कोई ना कोई रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। तो कंपनी अपने शेयर्स पर जो रिटर्न देती है ना, जो इनकम, जो लाभ आपको शेयर्स पर दिया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। जैसे लोन देते हैं तो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स पर हमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। तो क्या होता है, दोनों शेयर होल्डर्स है, इक्विटी भी शेयर्स है और प्रेफरेंस भी शेयर्स है। तो जब कभी कंपनी डिविडेंड देगी, लाभांश देगी, तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें डिविडेंड पर प्रेफरेंस मिला हुआ है। सेकंड चीज़ आती है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कभी फ्यूचर में कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप होने का मतलब है जब कंपनी का समापन होगा, बिजनेस बंद होगा कंपनी का, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सबका पेमेंट किया जाएगा। और ये क्या है? हमारी कैपिटल होती है, शेयर्स। तो कैपिटल भी लाइबिलिटी ही तो होती है। तो जब सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाएगा, जितने भी लोन लेने वाले, लोन हमें जिन्होंने दे रखा था, वो हमारे क्रेडिटर्स, सारी की सारी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब लाइबिलिटीज़ थी, वो हो गई सेट ऑफ। अब इसके बाद जो अमाउंट बचती है वो किसके लिए है? कंपनी के ऑनर्स के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो दो तरह के शेयर होल्डर्स अब हमारे पास रहे, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रेफरेंस मिला हुआ है। तो समझ में आ रही है आप लोगों को चीज़? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को समझते हैं ऐसे अंश जिन पर इक्विटी शेयर्स की तुलना में लाभांश प्राप्त करने का और दूसरा पूंजी का पुनर्भुगतान प्राप्त करने का, इन दोनों चीज़ों के बारे में पूर्वाधिकार होता है, अधिमान प्राप्त इनको होता है। एक चीज़ यहाँ पे और होती है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड की रेट होती है ना, वो फिक्स्ड होती है। मतलब अगर जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके आगे लिखा जाता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर, 20% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, वॉटेवर। तो 15% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि इन प्रेफरेंस शेयर पर 15% की दर से कंपनी लाभांश देगी। मतलब किसी पर्सन के पास अगर 1000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर है तो 1000 का 15% यानी कि 150 रुपये उसे लाभांश के रूप में 100% हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स में। अब क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो डिविडेंड का प्रेफरेंस मिला हुआ है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इनको पहले होगा, यहाँ पर भी प्रेफरेंस मिला हुआ, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी इनका होता है। अब बात आती है हमारी सेकेंड इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स होते हैं हमारे साधारण अंश, समता अंश। मेन जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, मैंने कहा था ना कि कंपनी में जो पैसा लगाता है वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। वही कंपनी के क्या हो जाते हैं? ऑनर हो जाते हैं। तो कंपनी के जो मेन ओनर होते हैं ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते, वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये होते हैं हमारे ऑनर्स। क्यों? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हमने कहा था अभी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। दैट मीन्स उनका
प्रॉफिट भी हमने फिक्स कर दिया कि चाहे जो भी कंपनी की सिचुएशन हो आपको 15% डिविडेंड मिलेगा, दैट मीन्स मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स पर कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती है। देयर इज़ नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है। डिविडेंड मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी अगर अच्छे प्रॉफिट में चल रही है तो आपको एडिशनल डिविडेंड भी दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न भी उस अपने इन्वेस्टमेंट पर मिल सकता है। तो एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क में है ना। प्रॉफिट होगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो रिस्क में कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या कहलाते हैं, ओनर्स कहलाते हैं। यहाँ कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलती है। समझ में आ रही है चीज़। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपेरिजन में 2 चीज़ों में प्रेफरेंस मिला हुआ होता है, डिविडेंड में, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर्स पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ये कंपनी के ऑनर्स नहीं होते हैं। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, इन पे कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है उनमें इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्ट लेते हैं। इनके पास वोट देने का राइट भी होता है, वोटिंग राइट इनके पास होता है कि कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट ला रही है, कोई भी नई अगर प्लानिंग कंपनी ने करी है तो उसको शेयर होल्डर से अप्रूव करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑनर्स तो शेयर होल्डर ही है। तो जब वो अप्रूव करवाते हैं ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से नहीं करवाया जाएगा। ये वोटिंग राइट, मीटिंग्स अटेंड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। तो दोनों तरह के शेयर्स हमारे हो गए, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों की अकाउंटिंग हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं, इन पर डिविडेंड कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक जस्ट हमने समझा है इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर्स, अंश निर्गमन करने की प्रक्रिया। कोई भी कंपनी है, मैंने कहा था ना कि एक मिनिमम पेडअप कैपिटल ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जो कि प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़ के बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी फर्स्ट क्लास के अंदर। तो अब वो कैपिटल आप लाओगे कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो जाएंगे एक एक पर्सन के पास और उनसे कहेंगे कि लीजिए आप हमारे शेयर्स ले लीजिए। नो, कंपनी क्या करेगी, एक प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। प्रॉस्पेक्टस हिंदी में हम प्रॉस्पेक्टस को कहते हैं प्रविवरण। जैसे हमने देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार, किसी भी स्कूल या कॉलेजेस के भी प्रॉस्पेक्टस होते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर होता क्या है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सारी डिटेल्स होती है कि वहाँ कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपको मिलेगी, क्या उनकी फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होती है। तो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में भी क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी कि कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स है, कंपनी का टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी जो शेयर्स इशू करना चाह रही है वो शेयर्स किस रेट पर इशू कर रही है, एप्लीकेशन मनी कितना है, अलॉटमेंट पर कंपनी कितना अमाउंट आपसे मंगवाएगी। तो इस तरह से इस इशू की अप्लाई करने के लिए आपके पास लास्ट डेट कितनी है, तो उस इशू से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक प्रविवरण, इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी लिखेगी, टाइप प्रिंट करवाएगी और उस प्रविवरण को, उस प्रॉस्पेक्टस को इशू कर देगी। इस उद्देश्य से, उसको इशू करने के पीछे का उद्देश्य क्या रहेगा, ताकि जनता जो है वो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करे। अब क्या हुआ, सबसे फर्स्ट आपका प्रोसीजर का जो स्टेप था वो था कि कंपनी को क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, जिसमें वो लिखेगी कि हम 5 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 वाले हैं और एप्लीकेशन पर हम 2 रुपये आपसे मांगते हैं। तो आप हमें 2 रुपये जमा करवाइए और हमारे शेयर्स परचेज़ करने के लिए आप क्या कीजिए, हमें एप्लीकेशन दीजिए। तो अब जो पब्लिक है वो क्या करेगी, प्रॉस्पेक्टस देखेगी और जो भी इंटरेस्टेड है शेयर्स को परचेज़ करने में वो पर्सन क्या करेंगे, एप्लीकेशन दे देंगे कंपनी को कि हम आपके शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं। एप्लीकेशन का एक जो फॉर्मेट होगा उसके अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा और साथ के साथ एप्लीकेशन मनी भी जमा करवा दी जाएगी। एप्लीकेशन मनी, कंपनी जब भी एप्लीकेशन लेगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने, कंपनी ने कहा था ना कि हम 5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और 2 रुपये का आपका एप्लीकेशन मनी है। अब मैं मान लो मुझे 200 शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं 200 शेयर्स के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में एप्लीकेशन दूंगी और उसके साथ 200 × 2 = ₹400, ये 400 रुपये मुझे कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर भी जमा करवाने होंगे। कौन सा बैंक अकाउंट, तो उसकी डिटेल इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर दे रखी होगी कि जो भी शेयर्स परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है वो पर्सन अपनी एप्लीकेशन फाइल करे और अमाउंट एप्लीकेशन का जो है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दे। तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, अब क्या करेंगे, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करके कहा कि आप हमें अप्लाई कीजिए शेयर्स परचेज करने के लिए और अब पब्लिक ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
अलॉटमेंट। अब क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाएगी, एक फिक्स डेट होगी कि लास्ट डेट इस डेट तक आप एप्लीकेशन दे सकते हो, तो जिसको भी अप्लाई करना है वो करेंगे। अब कंपनी के पास जब सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, उन सभी पर्सन्स को शेयर्स अलॉट करेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमने पढ़ा था। सब्सक्राइब्ड कैपिटल पढ़ा था कि जितनी कंपनी ने इशू की है उसमें से पब्लिक ने कितना लेना चाहा है वो आपकी सब्सक्राइब्ड होती है। अब हो सकता है कंपनी ने, अभी हमने क्या देखा था कि 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि पब्लिक जो है वो बराबर 5 लाख रुपए के लिए, 5 लाख शेयर्स के लिए ही अप्लाई करे। हो सकता है पब्लिक 7 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कि किसी और पर्सन ने कितना अप्लाई किया। मुझे जितने के लिए अप्लाई करना था उतने शेयर्स का मैंने अप्लाई कर लिया। क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक इशू हो रहा है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति या फिर जो भी उसके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। हो सकता है 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, हो सकता है 10 लाख के लिए आ जाए, हो सकता है सिर्फ 2 लाख के लिए आए, हो सकता है 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए। तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हमारी जो सेबी है, आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कहा है कि आप जब भी प्रॉस्पेक्टस इशू करके शेयर्स इशू करना चाहते हो तो आपको जो एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन मिलता है वो आपके इशू का मिनिमम 90% तो होना ही चाहिए। समझ में आ रही है चीज़? मिनिमम 90% तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आप अपने शेयर्स को इशू कर ही नहीं सकोगे। तो अब इस केस में अगर कंपनी के पास 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि 5 से तो ज़्यादा के। लेकिन अगर कंपनी के पास सिर्फ 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो यहाँ तो ये कितना हुआ, क्या इसका 90% हो गया है? नो, ये तो सिर्फ 80% है। दैट मीन्स इस केस के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने की प्रोसेसर को आगे नहीं बढ़ा पाएगी और सारा प्रोसीजर कैंसिल होगा। तो फिर क्या, कंपनी को पूरा प्रोसीजर वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर से उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, फिर से पब्लिक जो है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी। अब यहाँ पर मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन मतलब 4.5 लाख शेयर्स के लिए तो कम से कम आपके पास सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए। अगर कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन 4.5 या फिर इससे ज़्यादा शेयर्स के लिए आ जाता है तो कंपनी प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हिंदी में हम इसको कहते हैं न्यूनतम अभिदान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह से आपसे कुछ पूछ लिया जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उसका कम से कम 90% पब्लिक द्वारा अप्लाइड होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कंपनी के इशू का सारा प्रोसीजर वहीं ख़त्म, कंपनी को फिर से नया इशू का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन मिला है, जो एप्लीकेशंस मिली है वो मोर देन 90% है तो फिर कंपनी कहाँ आ जाएगी, थर्ड स्टेप पर, जो कि है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जिस पर्सन ने जितने शेयर्स मांगे उन्हें अलॉट कर दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन यहाँ वापस हम समझते हैं, हमने क्या कहा था कि 5 लाख शेयर्स आपने इशू किए, बाई चांस आपके पास सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशंस आ गई 7 लाख शेयर्स की, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि एक प्रो राटा बेसिस एक विधि होती है कि इन 7 लाख शेयर के एप्लीकेंट्स जो है उनको आप 5 लाख शेयर किस प्रकार से बांटोगे। कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम जब आगे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे ना तब उन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। ये वाली जो सिचुएशन है ना, 5 की जगह 7 लाख, इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान। ठीक है, आगे वापस ये पूरा टॉपिक आएगा बड़ा हमारे पास, अधि अभिदान। तो अगर कंपनी अधि अभिदान की स्थिति में है तो भी, या फिर न्यूनतम अभिदान से ऊपर वाली स्थिति में है, यानी कि 90% से ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, तो आप कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को अलॉट कर सकते हो। जैसे ही अलॉट करेगी, अलॉटमेंट के साथ पैसा मंगवाएगी जितना भी कंपनी चाहती है। मान लो पहले उसने 2 रुपये मंगवाए थे, अब कंपनी कहेगी 3 रुपये और दो हमें अब एक शेयर के ऊपर। तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, पर शेयर जिसने जितने शेयर्स खरीदे उसके हिसाब से 3-3 रुपये के अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा देगी। इसके बाद आता है लास्ट, कॉल ऑन शेयर्स। अब क्या किया कंपनी ने, मान लो कि ₹3 का अलॉटमेंट मांगा था, 10 वाले शेयर थे, 2 यहाँ मांग लिया, 3 यहाँ मांग लिया, कितने बच रहे अभी भी 5 रुपये। तो वो 5 रुपये कंपनी जब जैसे ज़रूरत पड़े वैसे मंगवा सकती है। कभी 2 रुपया मंगवा लिया, कभी 1 मंगवा लिया, फिर कभी 1 मंगवा लिया, फिर कभी 1 मंगवा लिया। तो इस तरह से तब तक कॉल की जा सकती है जब तक कि कंपनी 10 रुपये पूरे ना मांग ले। और ये जो कॉल्स की जाती है इनके
भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि 1 महीने से पहले वापस दोबारा आप अगली कॉल नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी ने अब ये जो कॉल्स होगी ना, ये फर्स्ट जो थी उसको एप्लीकेशन मनी कहा गया, ये अलॉटमेंट मनी, ये फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, थर्ड कॉल मनी, फोर्थ कॉल मनी एंड सो ऑन। जो आपकी फाइनल कॉल होगी ना, लास्ट जब कॉल मंगवा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारी, यहाँ आते 10 रुपये पूरे हो जाएंगे ना, 5 तो हो गए, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, और ये लास्ट हमारा 10 रुपये वाली कॉल है। इस कॉल को कहा जाता है फाइनल कॉल, फोर्थ एंड फाइनल कॉल इसको कहा जाएगा। तो जो भी लास्ट आपकी कॉल होगी उसके साथ हम फाइनल कॉल का यूज़ करेंगे, इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर रहता है शेयर्स इशू करने का। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होंगे, फिर जो पब्लिक है वो अप्लाई करेगी, फिर उसके बाद शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा, और फिर बाद में कंपनी फाइनली कॉल्स मंगवाएगी। अब आते हैं एक टॉपिक, प्रैक्टिकल टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है ना कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है, क्यों करती है, क्योंकि उसे कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर चाहिए। तो पैसों के लिए किया जाता है, नकद के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए भी अंश निर्गमित होते हैं, यानी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा किसी दूसरी चीज़ के लिए भी शेयर्स कंपनी इशू करती है। तो कैश के अलावा किस चीज़ के लिए किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि अगर कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही हो। एसेट का मतलब, एसेट्स तो आप समझते ही है, 11th 12th फर्स्ट ईयर पढ़ा है हमने, एसेट्स तो पता ही होगा आप लोगों को, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिर कोई भी दूसरी संपत्ति, कुछ भी। अगर कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है तो ऐसे केस में कंपनी उस एसेट का जब पेमेंट करने की बात आएगी तो कैश देने की बजाय क्या कर देगी, शेयर्स इशू कर देगी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, हम एक जर्नल एंट्री करते हैं ऑन परचेज ऑफ एसेट। जब हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री तो हमने बहुत पहले से पढ़ी हुई है। एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, और संपत्ति का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने क्या कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट। मान लो हमने एक मशीन खरीदी है तो उसका नाम लिख दिया जाएगा कि मशीन अकाउंट डेबिट। अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो भी पर्टिकुलर एसेट हमने परचेज करी है उसके नाम से एंट्री हो जाएगी। टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स का मतलब, वेंडर का मतलब क्या होता है, विक्रेता, जिससे हमने खरीदा। अगर हमें फैशन में नाम दे रखा है कि राम लिमिटेड से आपने मशीन खरीदी है तो हम एंट्री कर देंगे मशीन अकाउंट, क्या एंट्री कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड। इस तरीके से एंट्री कर देंगे। जो भी आपकी अमाउंट होगी परचेज एसेट की, उस एसेट से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मशीन या फिर फर्नीचर, बिल्डिंग, वॉटएवर जो भी एसेट परचेज करी वो अकाउंट डेबिट करो टू वेंडर्स अकाउंट। अब आता है ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अभी तक अगर हम नॉर्मल नॉर्म्स में जाते हैं तो क्या होता है, मान लो कि राम लिमिटेड से हमने 1 लाख की मशीन खरीदी है। अब उस 1 लाख के बदले जब हम पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं हम राम लिमिटेड अकाउंट, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, वॉटएवर। ये 1 लाख रुपए की एंट्री होती है। इस एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला डेबिट, पेमेंट किसको दिया जा रहा है, राम लिमिटेड को, इसको हमने डेबिट कर दिया। टू कैश, हमारे यहाँ से एसेट कम हो रही है या फिर हम जो चीज़ दे रहे हैं वो हमारी क्रेडिट हो जाती है, कैश या फिर बैंक। यहाँ पर क्या होगा, राम लिमिटेड का अकाउंट तो डेबिट होगा, वेंडर्स का अकाउंट तो डेबिट, उस वेंडर का अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, हमारी शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि हम कैश नहीं दे के हम क्या दे रहे हैं, अपनी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितनी 1 लाख के दिया है तो 1 लाख 1 लाख। यहाँ 2 मैंने और चीज़ें लिखी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कंपनी क्या करती है, जैसे कि 10 रुपये वाला आपका शेयर है तो 10 रुपये वाले शेयर को ₹9 पर भी इशू किया जा सकता है और ₹12 पर भी इशू किया जा सकता है। कैसे, तो कंपनी क्या करेगी कि आपको कहेगी कि आपको देना सिर्फ 9 रुपये और आपको शेयर कितने का मिलेगा, 10 रुपये का, और सेकंड कंडीशन में आपको 12 रुपये देने और आपको 10 रुपये का शेयर मिलेगा। तो ये कंपनी की जो परिस्थिति है या फिर जो उसकी स्थितियां हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमाती हैं उनके शेयर्स मतलब हाई प्रीमियम पर भी आराम से पब्लिक लेने को तैयार हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि 10 का शेयर भले ही मैं 12 रुपये में ले रही हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे इस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलने वाला है, प्रतिफल मिलने वाला है, बहुत अच्छा मुझे क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। तो मैं उस कंपनी के शेयर्स को ले लूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि 9 या 12 पर, 10 का शेयर 10 रुपये पर भी इशू हो सकता है। तो 3 तरीके से शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। जो कंपनी के शेयर्स है वो 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। इसको कहते हैं 8 पार यानी सम मूल्य पर, 8 डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर, नेट
प्रीमियम। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है कि आपने जो अपने वेंडर को शेयर्स है वो डिस्काउंट पर इशू किए या प्रीमियम पर इशू किए, तो उस हिसाब से हम अपनी एंट्री के अंदर वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये एंट्री की जाएगी शेयर्स इशू करने के लिए। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर पढ़ा हमने शेयर इशू करने का, और साथ में हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल टॉपिक लिया जिसमें हमने 2 एंट्रीज पढ़ी है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अगर अंशों का निर्गमन करते हो तो ये एंट्री हमारी बिल्कुल सेम रहती है। ये वाली एंट्री हमने समझी कि हम यहाँ पर कैश या बैंक ना करके इक्विटी शेयर कैपिटल को करते हैं, और अगर डिस्काउंट पर इशूड है शेयर तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, प्रीमियम पर इशूड है तो प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। तो आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।